थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और कल हमने जो क्लास में क्या पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो एक अनुप्रयोग हमने कल पढ़ लिया था। एक अनुप्रयोग कल की क्लास में समझा दिया था, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का ना होना, उसको प्रूफ कर दिया था। दूसरा अनुप्रयोग जो है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा या मूल स्तर की ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु हम जानते हैं उसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक जो इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक की जो त्रिज्या है r, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है वो किसके बराबर होगी, r के बराबर, क्योंकि इसी एरिया में इसी फील्ड में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। तो माना हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है। r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, परिक्रमण। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर हो गई, r के बराबर, यानी कि डेल्टा x जो लिखते हैं वो किसके बराबर हो गई, r के बराबर। अब अगर अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत देते हैं, तो चूंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2, यानी एच बार अपॉन 2 से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। यहाँ सरलता के लिए अपन डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एच बार। तो डेल्टा पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच बार अपॉन डेल्टा एक्स, और x की डेल्टा x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता कितनी मानी है हमने, r, लगभग बराबर ले लिया हमने इसको। तो एच बार अपॉन r, संवेग में अनिश्चितता। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखें पहले। तो इलेक्ट्रॉन की क्या लिखें, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा, या संवेग के रूप में क्या लिखते हैं इसको, p² अपॉन 2m। या p जो संवेग है यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो इसको डेल्टा p का स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। और डेल्टा p की वैल्यू क्या है, एच बार अपॉन r। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, इसका स्क्वायर करना है, तो एच बार स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और 2m ऑलरेडी है ही, इसको भी लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो गई गतिज ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के
इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कहाँ कर रहा है? नाभिक के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, नाभिकीय विद्युत बल, उसके प्रभाव में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण की क्या होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा है उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके प्रभाव में गति कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? के जेड, जेड परमाणु क्रमांक है और स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है क्योंकि आकर्षण बल है। स्थितिज ऊर्जा काय में आएगी? माइनस में, क्योंकि नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आकर्षण बल। अब चूंकि जेड की वैल्यू हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होती है? 1। जेड परमाणु क्रमांक है तो जेड की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जेड की जगह क्या लिख दिया हमने? 1। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 2। अब कुल ऊर्जा कितनी हो गई? अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो E बराबर गतिज ऊर्जा क्या हो गई? एच बार स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को चूँकि मिनिमम ऊर्जा ज्ञात करनी है, मूल स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो मूल स्तर की ऊर्जा के लिए, मूल स्तर की न्यूनतम ऊर्जा के लिए हमें इसके आर की जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मूल स्तर की न्यूनतम ऊर्जा के लिए मूल स्तर की न्यूनतम ऊर्जा के लिए कुल ऊर्जा E का अवकलन क्या होना चाहिए? प्रथम अवकलन 0, या आर स्क्वायर नहीं, आर होता है। प्रथम अवकलन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा अपन ने लिखी है तो सूत्र क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 की जगह जेड ई होता है और Q2 की जगह ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और दूरी आर, तो जेड ई स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी कुल ऊर्जा का लिए प्रथम अवकलन 0 करना है, यानी कि डेल ई अपॉन डेल आर इक्वल टू 0। तो ई का मान ये है, इसका अवकलन करना है आर के सापेक्ष, डेल अपॉन डेल आर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। अब इसका अब यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? -2 अपॉन आर क्यूब। अवकलन करना है अपने को, आर की घात 2 को ऊपर लेके माइनस 2 गई, तो -2 इंटू आर की घात -2 -1 -3, यानी कि 1 अपॉन लाएंगे तो आर की घात +3। फिर इधर माइनस के ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन आर का अवकलन क्या हो गया? आर को ऊपर ले जाएंगे, आर की घात -1, तो -1 आर की घात -1 यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। मैथ के स्टूडेंट हो इसलिए अवकलन समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझते हो। इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको उधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस का है, ये प्लस हो ही गया, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2/r³। तो r की 2 घात तो इसमें से कट जाएगी, 3 है यहाँ 2 है, तो एक r बराबर क्या आएगा, 2 तो यहाँ से ये काट सकते हैं अपन, ये r की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 बैलेंस हो गई, 1 बच गई, तो r को इधर ले आए, r बराबर क्या हो गया, एच बार स्क्वायर अपॉन, इसको इधर ले आओ m k e स्क्वायर। अब ये जो मूल स्तर की ऊर्जा के लिए अपन ने शर्त लगाकर E का जो मान है वो निकाला, तो R क्या कहलाएगी, ये हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या भी कहते हैं। पहले कभी बोर का जो कल्पना पड़ी होगी तुमने, इसको A0 से शो कर दें, A0 हो गई, यानी A0 बराबर लिख सकते हैं एच बार स्क्वायर अपॉन m k e स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। एच बार का मान क्या बताया था मैंने, 1.05 गुणा 10 की घात -34 और इसका होल स्क्वायर बटे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31। k का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो A0 बराबर क्या आएगा, ऊपर 1.05 का स्क्वायर है ही, पहले 10 की घातों को देख लें, तो 34 दूनी 68 हो गई ऊपर, नीचे 19 दूनी 38, 38 और 31 कितने हो गए, 69, ऊपर 68 नीचे 69, तो माइनस की 1 बच गई, 9 प्लस की है तो 8, ऊपर जा कितनी हो गई ये भी, माइनस की 8। अब बाकी को सॉल्व करेंगे अपन एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए, तो 9.1 गुणा 9 1.6 का स्क्वायर, अब इन सब का भाग देंगे तो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लगभग आ जाएगी कितनी तुम्हारी, 0.529 या 53 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -10 में आ जाएगी, तो स्क्वायर करेंगे, नीचे का भाग देंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, 10 की घात हो जाएगी -10। तो ये तो हल कर लेना, गुणा भाग कर लेना अपना। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम जो अपन जानते हैं पहले से, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0 का जो मान आया हमारे पास, कितना आया, उसको मान को अपने यहाँ लिख दो। हमने जो A0 का मान निकाला अभी, एच बार स्क्वायर अपॉन km e स्क्वायर, इसको लिख दो समीकरण न्यूनतम ऊर्जा में, ऊर्जा का सूत्र है ना E, इस कंडीशन में E क्या हो जाएगी, मिनिमम। E मिनिमम का मान क्या है, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, r की जगह क्या हो जाएगा, A0 और माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A0। अभी जो कुल ऊर्जा अपन ने निकाली थी कि नहीं, यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा थी p स्क्वायर अपॉन 2m, p की जगह हमने क्या लिखा, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, तो एच बार स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर ये हो गया, r की जगह A0 लिखना है, और स्थितिज ऊर्जा थी माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A0। अब इसमें A0 की ये वाली वैल्यू को रख दो, तो क्या होगा, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, A0 स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, तो एच बार स्क्वायर अपॉन km e स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A0 की जगह क्या लिख दो, एच बार स्क्वायर अपॉन km e स्क्वायर। अब यहाँ एच बार स्क्वायर का एक घात तो कट जाएगी, तो E मिनिमम बराबर कितना आया, ये km e स्क्वायर ऊपर पहुँच गया, तो क्या हो गया, स्क्वायर है, एच बार स्क्वायर की एक घात कटी है, एक बच जाएगी हमें, और ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर m स्क्वायर E4 अपॉन 2m
और एच बार स्क्वायर एक है ही है, स्क्वायर है तो एक कट गया, इधर क्या बचेगा माइनस, ये भी ऊपर बचेगा, तो के स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एच बार स्क्वायर, यहाँ से एक एम को काट दो। अब क्या मान बचे हमारे पास, देखो के स्क्वायर एम ई फोर, यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है। अब ये हाफ है और ये फुल है, तो हाफ में से फुल गया तो कितना बचा, माइनस का हाफ बच गया, और 1/2 है, ये वैल्यू एक जैसी है। देखो के स्क्वायर एम ई स्क्वायर, के स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर, ये हाफ है और ये फुल है, तो हाफ में से फुल गया तो माइनस का हाफ बच गया, तो माइनस हाफ के स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा होगी। इनकी वैल्यू रखे तो कुल ई मिनिमम में अपन मान रखेंगे। आप तो है ही, के का मान लिख दिया 9 × 10⁹ स्क्वायर लिख दिया, एम की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁴, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10⁻18 हो गई, ये 9.1, 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.56 × 2.56, क्योंकि घात 4 है इसमें, एक बार स्क्वायर करेंगे 2.56 हो गया, 2 बार करेंगे 2.56, 10 की घात हो गई 19 चौक 76, और 31 ये है ही माइनस की, और नीचे 1.05 का स्क्वायर हो गया, 10 की घात 34 दूनी 68 हो गई, तो ऊपर हो गई 76 और 31, या पहले 76 में से 68 माइनस करो, कितनी बची 8, 31 और 8 हो गई 39, 39 में से 18 गए प्लस के, तो माइनस के 21 बच गए। नीचे की वैल्यू ऐसे ही है, इसको जूल में आया मान ही अपना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो का भाग दे देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 का, इसको सॉल्व करेंगे गुणा भाग तो ये मान आ जाएगा। तो कितनी ऊर्जा आ गई, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखेगा। स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, विस्तार मतलब आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाना, आवृत्ति बढ़ जाना या घट जाना। तो चूँकि अपन जानते हैं कि जब कोई परमाणु ऊर्जा अवशोषित करता है तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब क्या होता है, उसका निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा की कक्षा में पहुंच जाता है। जैसे कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा होती है hν, वो अगर किसी परमाणु पर आपतित हो तो उस ऊर्जा को ग्रहण करके परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, यानी ऊर्जा अवशोषित करके hν फोटोन को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, और फिर उस फोटोन को उत्सर्जित करके वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। और उत्तेजित अवस्था में रहने का समय कितना होता है, उत्तेजित अवस्था में रहने का समय, ये सब अपन अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, और ये कहलाएगा समय में अनिश्चितता, समय में अनिश्चितता। उत्तेजित परमाणु के लिए समय में अनिश्चितता डेल्टा टी का मान क्या हो गया, 10⁻⁻8 सेकेंड। अब जो हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h⁻/2। अपन केवल इक्वल वाला ले लेते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल h⁻/2। यहाँ से डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, डेल्टा टी नीचे ले लो, h⁻/2 डेल्टा टी।
एच बार की वैल्यू क्या है 1.05 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे 2 डेल्टा टी का मान हो गया 10 की घात माइनस 8 सेकेंड। तो कितना हो गया है, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 10 की घात कितनी हो गई 34 में से 8 गए, कितने बचे, ऊपर 34 है नीचे 8 है, तो कितने बचेंगे माइनस 26। यह डेल्टा ई बराबर लिख सकते हैं 5.25 गुणा 10 की घात माइनस 27। ये ऊर्जा आ गई इसकी जूल। अब जब ऊर्जा अवशोषित की है परमाणु ने, तो ऊर्जा फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू होती है, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है एच न्यू। अब ऊर्जा में जब वृद्धि हुई है यानी कि परमाणु ने ऊर्जा अवशोषित की है, तो आवृत्ति में भी अंतर आएगा। एच तो कांस्टेंट है, तो ई में डिफरेंस है तो न्यू में भी डिफरेंस होगा, यानी कि इसकी ऊर्जा को परमाणु के फोटोन अवशोषण के बाद फोटोन की जब ऊर्जा अवशोषित कर ली, अवशोषण के बाद ऊर्जा क्या हो जाएगी डेल्टा ई बराबर एच डेल्टा न्यू। आवृत्ति में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि अगला जो फोटोन उत्सर्जित करेगा वो इस फोटोन की आवृत्ति में डिफरेंस होगा, स्वाभाविक विस्तार होगा स्पेक्ट्रमी रेखा में। स्पेक्ट्रमी रेखा होती क्या है, वर्णक्रमी रेखा क्या होती है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के क्रम में हिसाब से जो वर्णक्रम आता है उसको अपन स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। इससे डेल्टा न्यू बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन एच। अब डेल्टा ई का मान कितना है 5.25 गुणा 10 की घात माइनस 27 और एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। 10 की घात कितनी हो जाएगी, ऊपर 5 गई 34, तो प्लस की हो गई 27, माइनस की तो कितनी बची 7, और बाकी इसमें भाग दे देंगे अपन जो भी आएगा। तो इस तरह से ये आवृत्ति विस्तार के रूप में अपन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग है सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा। हम जानते हैं सरल आवर्ती दोलक या दौलित्र कह सकते हैं, उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, सरल आवर्ती दौलित्र की कुल ऊर्जा E बराबर, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन पी स्क्वायर अपॉन 2m, प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, या E बराबर P को हम स्थिति के रूप में परिवर्तन के रूप में लिख लें तो डेल्टा P, या भी तो यूनिट तो पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ, और k की वैल्यू क्या होती है ओमेगा 0 होता है ना कोणीय आवृत्ति इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m, तो k बराबर क्या हो जाएगा m ओमेगा 0 स्क्वायर और x स्क्वायर। अब मूल अवस्था में ऊर्जा निकालनी है ना, न्यूनतम अवस्था में, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था, तो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में स्थिति x में अनिश्चितता क्या लिखेंगे डेल्टा x, और संवेग p में अनिश्चितता क्या लिखेंगे डेल्टा p लिख दो या px लिख दो, एक ही बात है, डेल्टा p। तो E बराबर क्या हो गया डेल्टा p का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर और x की जगह डेल्टा x का स्क्वायर।
अब चूंकि मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, न्यूनतम ऊर्जा के लिए इसका अवकलन क्या होना चाहिए, 0, यानी डेल ई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो अवकलन कर देते हैं इसका और यहाँ से डेल्टा पी का मान और लिख देते हैं अपन। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यूज़ करें। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू लिख दिया एच बार अपॉन 2। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एच बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स। ये मान भी यहाँ लिख के और इसका अवकलन 0 लिखना है अपने को। तो डेल अपॉन डेल्टा एक्स, इसका अवकलन करना है ई का। ई की जगह डेल्टा पी एक्स की जगह ये मान लिख दो, स्क्वायर है तो एच बार स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डेल्टा एक्स का स्क्वायर और इनटू में 2m भी है अलग से। यहाँ डेल्टा पी की वैल्यू रख दी अपन ने, ये इसका स्क्वायर करना है तो एच बार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डेल्टा एक्स स्क्वायर और 2m बटे में है ही, और प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर और डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अवकलन करना है अपने को। तो इसमें से एच बार स्क्वायर अपॉन 4 ये डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो अवकलन जब करेंगे तो अवकलन कर देते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है उसको छोड़ के बाकी सबका क्या कर दें, अवकलन। इसमें से हाफ को तो बाहर निकाल दो अलग से, 1/2 है ना, इसको निकाल के 0 में लिख दो। तो अवकलन क्या आएगा अपना, एच बार स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज़, 2 हमने निकाल के 0 में ले लिया, 4m और इनटू, अब यहाँ पे अवकलन किसका होगा, 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर का। 2 हमने बाहर निकाल लिए, दोनों में है ना 1/2, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, बाहर निकाल दिया और 0 में ले गए। तो उसको अब छोड़ दो 1/2 को। तो एच बार स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये, 4 एज इट इज़ बच गया, m बच गया, और 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, -2 डेल्टा एक्स का क्यूब। जैसे 1 आर स्क्वायर का होता है ना, -2 आर क्यू ऐसे, तो 1 डेल्टा एक्स स्क्वायर का हो गया -2 डेल्टा एक्स क्यूब। और फिर प्लस इधर हाफ तो बाहर ले लिया हमने ऑलरेडी, m ओमेगा 0 स्क्वायर, और इसका अवकलन क्या हो गया 2 डेल्टा एक्स, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब इसको माइनस वाले को उधर ले जाओ पक्षांतरण करके, तो उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 से यहाँ काट सकते हैं, 2 दूनी 4, m डेल्टा एक्स का क्या हो गया क्यूब, ये 2 काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 बच गया नीचे, तो 2m डेल्टा एक्स क्यूब है ये, माइनस को तो उधर ले गए तो प्लस हो गया, और बराबर में क्या बचा, m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा एक्स, यहाँ से ये बच गया। ठीक है, इससे डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा, डेल्टा एक्स की घात हो गई 4, डेल्टा एक्स की घात क्या हो गई 4, 3 और 1 4 हो गई, और बराबर क्या बचा, एच बार स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 नीचे आ गया ये, m का भी क्या हो गया स्क्वायर, और ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक है ना, डेल्टा एक्स ये रहा, एक 3 घात ये रही, 3 को उधर ले गए, डेल्टा एक्स की घात कितनी हो गई 4 हो गई, और 2 को नीचे ले आए हम, 2 दूनी 4 हो गया, m को नीचे लाए, m स्क्वायर हो गया, और ओमेगा 0 स्क्वायर भी नीचे हो गया। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आया, स्क्वायर करेंगे यानी वर्गमूल ले लो इसका, तो एच बार अपॉन 4 का 2 हो गया, m स्क्वायर का m हो गया, और इसका हो गया ओमेगा 0। इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 3। अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में
रखने पर, तो 3 से मान कहाँ रख देंगे, 2 में रख दो, तो ई मिनिमम हो गई अब ऊर्जा, क्योंकि मिनिमम अवस्था में मान निकाला हमने ये डेल्टा एक्स का, तो ई मिनिमम बराबर क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा पी की जगह तो ये वैल्यू रखनी है अपने को। एक बार ई मिनिमम का मान लिख दो यहाँ से, एच बार स्क्वायर अपॉन डेल्टा पी की जगह हमने ये लिखा था 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर और 2m है ही, और प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर और डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण 2 है ना हमारे पास, इसका मान, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान लिखना है हमको यहाँ से, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ई मिनिमम बराबर क्या मान हो गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान लिखो यहाँ से, तो एच बार स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8m को ऐसे ही रहने दो, और डेल्टा एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एच बार अपॉन 2m ओमेगा 0 प्लस, इसमें भी मान लिखेंगे m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 यह है ही, और डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान हो गया एच बार अपॉन 2m ओमेगा 0। तो क्या मान बचा देखो, एक तो ये एच बार कट गया यहाँ से, तो ऊपर बच गया एक एच बार, 2m से 4 बार कट गया ये, तो 4 बच गया, और ओमेगा 0 पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक m ये कट गया, ऊपर एच बार बचा, एक ओमेगा 0 कट गया, ओमेगा 0 बचा, नीचे 2 दूनी 4, तो 1/4 और 1/4 कितने हो गए टोटल, हाफ हो गया, तो हाफ एच बार ओमेगा 0, ये मूल अवस्था में सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा हो गई। ठीक है।